चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बोलिए या जरूरी है ये जानना कि जब आप प्रॉब्लम की बात सुन रहे हैं या जब आप उनका डिस्टरबेंस का पता कर रहे हैं तो जरूर ये बात पूछिए कि क्या ये समस्या कोविड के पहले भी थी क्या, क्योंकि एक्चुअली जो मेंटल इलनेस है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है बहुत बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, हेल्प नहीं हुई है। लोग अभी भी पता नहीं क्यों पर बहुत कतराते हैं। ये चीज़ में जानकारी की बहुत भारी कमी है। अगर ये स्क्रीनिंग प्रॉपर हो जाए ना तो कोविड भी शर्मा जाएगा, ऐसी स्थिति है। अगर किसी को पहले से ही मेंटल इलनेस है फिर उसका तो प्रॉब्लम नेचुरली ज़्यादा बढ़ेगा ही ना। अगर पहले से कोई उलझा हुआ है तो स्ट्रेस में तो ज़्यादा ही परेशान होता है। ये तो समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी जानकारी प्लीज़ ज़रूर हासिल करें कि वो या उनके घर के कोई सदस्य क्या वो पहले से ही ऐसे चिड़चिड़े थे, क्या उनको पहले से ही गुस्सा आता था। नशा पता की हैबिट का भी ज़रूर पूछें, क्योंकि इसका विड्रॉल सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है। आर्थिक प्रॉब्लम से हो या बंद के कारण हो, जो लोग दारू पीते थे वो नहीं पी पा रहे हैं। सिगरेट की भी थोड़ी सी तो बंदिश लगी है, और भी बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तो ये सारी चीज का थोड़ा सा मालूमात करना पड़ेगा कि क्या मेंटल इलनेस या मेंटल डिफिकल्टी या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम पहले से थी क्या। जो पहले से है वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको रेफर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक पुरानी बीमारी, पुरानी समस्या है। मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चनियर मैं साथ में दे रही हूँ, जिसमें एक एंजाइटी को मेजर करेगा और दूसरा जो है डिप्रेशन। एक थोड़ा सा आपको जस्ट पता होगा भी, लेकिन क्लैरिटी के लिए, डिप्रेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग, कुछ होगा नहीं, कुछ हो नहीं रहा सोच, और उसमें बहुत यानी छोटी बात को बहुत बड़ा करके देखा जाता है। कैसे, मैं नाकारा हूँ, इस पे नाकारा हो गया। मैंने एक कहीं एप्लीकेशन डाला था, वो नहीं एक्सेप्ट। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन जो रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा सेल्फ डिफीटिंग रिएक्शन है कि चलो मैं फिर से आई विल ट्राई अगेन, वो नहीं दिमाग में। पेसिमिस्टिक थॉट बहुत छोटी बात को बहुत मैग्नीफाई करके नेगेटिव बात को देखना, और जो सच में सकारात्मक बात है उसको मिनिमाइज करना, ये भी एक समस्या है। तो डिप्रेशन का जो पार्ट है, देखिए थोड़ा डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि डिप्रेशन ज़्यादा थोड़ा मोड़ा तो ऐसा इंसान नहीं है जिसको महसूस नहीं होता हो, लेकिन ज़्यादा लेवल पे डिप्रेशन अगर है उसको दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, वो है सुसाइड का। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको, अगर कोई ज़्यादा डिप्रेशन मोड में है, कोई ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं ना दुखी आत्मा, अगर आपको लगा कोई, आप शांति से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कभी आत्मघाती विचार मन में आते हैं क्या, कभी ऐसा लगता है कि खत्म कर दूं जिंदगी। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि ऐसा बोल के आप उनको उकसा रहे हैं, नहीं। एक्सप्लोर करना जरूरी है कि आपको ऐसा लगता है क्या। कोई अगर हाँ बोलता है प्लीज पूछिए कि फिर आपने कभी उसके आगे सोचा है क्या, आप कैसे सुसाइड करेंगे, क्या करेंगे। ये पूछने का कारण क्या है,
हमको उसका इंटेंट जो है सच में कितना गहरा है वो थोड़ा समझ में आता है। इट इज़ हेल्पफुल। हालांकि क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ में सुसाइड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब का सुसाइडल आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। ये हमें एक इंडिकेशन वहाँ भी देखा कि इस बच्चे को जो है, इस स्टूडेंट को हमको रेफर करना ही है, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मतलब ऐसा मत सोचें कि वो पूछना नहीं चाहिए या पूछना गलत है, ऐसा नहीं है। हमको पता करना चाहिए कि वो इंसान में ये प्रकार का विचार कुछ चल रहा है क्या, आत्मघाती विचार है क्या। इसके विपरीत जो एंजाइटी की प्रवृत्ति है, एंजाइटी का जो है ना एकदम कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, एप्रीहेंशन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो हर छोटी चीज के लिए उसको वही लगता है, होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो बुरे की तरफ ही ज्यादा है। अगेन पेसिमिज्म आपको दिखेगा ही कि वो आधा, अगर और वो सारी, जैसे कोई बाहर गया, अब कोविड हो जाएगा क्या, फिर मैं मर जाऊंगा क्या, मेरे जो भी घर वाले या डियर वंस, ये सब समस्याएं जब ज़्यादा मात्रा में हो, थोड़ा अगर हमने हमारे तरीके से उनको अटेंड किया, उनको हेल्प किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है ना, बेटर रेफर। क्योंकि कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ दवाई बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है, और कहाँ अगर बोलिए तो बिल्कुल प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा ख्याल करके स्क्रीनिंग कीजिए, और अगर आपको लगता है कि उसका स्ट्रेस लेवल या उसकी तकलीफ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा है, तो हम देखिए, एंजाइटी में कई प्रकार हो सकते हैं, उसमें फोबिया होता है, बीमारी का डर होता है, बहुत लेवल्स हैं, बट एक बेसिक एप्रीहेंशन ऑफ हैपनिंग समथिंग बैड, ये एक अंडरलाइन ध्यान रखिए कि हम सब जानते हैं ना, रिस्क तो आज सबके सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसके लिए हमारे हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ रहे, हम बिल्कुल इमोबाइल मोड में नहीं जा रहे। लेकिन जो जा रहा है उसकी क्षमता अभी फिलहाल कम हो गई है, और यदि वो बीमारी के कारण है तो उसको दवाई चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक और चीज है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनिक स्थिरता। आपने सुना भी होगा पॉजिटिव साइकोलॉजी के दौरान, या आगे सुनेंगे एनहांसिंग स्किल। तो भावनिक स्थिरता बनाने के भी अगर आप नेट में भी ढूंढोगे ना, तो आपको इतने प्रकार मिल जाएंगे कि कैसे भावनिक स्थिरता बढ़ाई जाए। भावनिक स्थिरता का मतलब क्या है, आप इसको एक्चुअली चालू भाषा में आजकल इमोशनल क्वोशंट कहते हैं, लेकिन वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। इंटेलिजेंस क्वोशंट इज अ टेक्निकली करेक्ट वर्ड, बट नॉट सो इज ईक्यू। ईक्यू कहने के लिए कहते, पर आप समझ जाओगे कि ईक्यू से मतलब है भावनिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि हम जो भी परिस्थिति है, जो इमोशन है, जो घटना घटी है, उसमें हमारा रिएक्शन आउट ऑफ मेजर नहीं होता, प्रॉपर होता है, बैलेंस होता है। हम उस इमोशन को हमारे जीवन पे हावी होने नहीं देते, इस लेवल पे हावी होने नहीं देते कि वो हमें पैरालाइज कर दे। हम उससे इतने घबरा जाएं कि जो भी परिस्थिति है उससे डील करने की क्षमता न रहे। तो भावनिक स्थिरता बढ़ाना, सच कहे तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर, ये आपको शील्ड देता है ताकि हम थोड़ा सा सशक्त रूप में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हैंडल कर सकें। ये फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है ना, अगर वो कोई भी इंसान किसी भी टाइम, चाहे वो एडल्ट है चाहे यूथ है, अगर हम इस फैकल्टी में हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ काफी स्मूथ रहेगी।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कोविड एक चैलेंज है, लेकिन खत्म नहीं है। इसके बाद सिर्फ वायरस ही नहीं, सब तरफ से आप देखें तो आज जैसे एक चेंज जो है ना वो मल्टी डायमेंशनली हो रहा है। पढ़ाई कैसे पहले करते थे, अभी चेंज हो गया। पहले आपका जॉब का जो एक सोचना था कि ये पढ़ेंगे, ये डिग्री मिल गई तो हमको जॉब मिल जाएगी, उसमें परिवर्तन आ गया। घर से निकलना, एंटरटेनमेंट के मोड में परिवर्तन है। चेंज चेंज चेंज। सो एडजस्ट चेंज के साथ में करने के लिए तो सबसे ज़रूरी है वो भावनिक स्थिरता है। तो भावनिक स्थिरता को कैसे डेवलप करें, मुझे लगता है कि आपको और ये लेक्चर सीरीज के दौरान वो पॉजिटिव इसमें हो जाएगा। लेकिन आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करो इंटरनेट पे। इस पे बहुत बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, कैसे बढ़ाते हैं ये, क्योंकि एक आजकल का टॉपिक ऑफ द डे है। सो प्लीज एक्सप्लोर इट, वर्क ऑन इट। कुछ घाटा नहीं होगा, अपने को भी फायदा है, आप जिसको मदद करना चाहते हैं उसको भी फायदा है। वन मोर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन वर्किंग विद स्टूडेंट्स, एक क्या बोलूं, मतलब एक तरह से ना बैरियर ही होता है। सर मैडम तो दूर की चीज, उनसे हमारा ऐसा कोई जाके उनसे बात करना सहज नहीं, झिझकते बच्चे उनको समस्या है तो भी ना वो उसको बोलते नहीं। इसके लिए क्या किया जाए? ऐसा मतलब संभव है कि जो उतना परेशानी में नहीं है वो आपसे आके बात करेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा परेशान है ना वो शायद नहीं भी बात करे, क्योंकि उसको डर लगता है सर को कैसे बोलूं, मैडम को कैसे बोलूं। इसके लिए हम एक तरीका ले सकते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रिलेटिवली स्टेबल, थोड़ा वो उतने अपसेट नहीं हुए हैं, या उनमें थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी है, थोड़े से स्टेबल है इमोशनल। उनको आप स्टूडेंट वॉलंटियर्स करके चुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं जो आपसे नहीं खुल सकते या डायरेक्टली अपने को आके नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को बराबर वो उनका इंटरेक्शन में पता रहता है कि ये कौन है, अरे ये तो बहुत दब्बू है, ये तो दुखी है, ऐसा है वैसा है, जो भी है उनको दे आर मोर वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल कनेक्टेड ऑल्सो। दे आर मोर फ्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेयर्स। तो सच्ची बात है ना, तो आप उनको यूज कीजिए या उनकी हेल्प लीजिए, उन वॉलंटियर्स की जो बच्चे खुशी खुशी आपका इस काम में मदद करेंगे। एंड आई थिंक कि बच्चे इस मामले में बहुत ओपन माइंडेड हैं टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। तो यू कैन टेल देम, आप उनको आइडेंटिफाई करके जी भाई ये बहुत डिस्टर्ब है, और उनको थोड़ा सा समझा के ला लें कि आप सर से मिलो। मतलब काइंड ऑफ, अब मैं मार्केटिंग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मार्केटिंग मतलब आप चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई वैसा उस किस्म का प्रॉफिट वाला तो हिसाब नहीं है। तो ये हेल्प, आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अनदर प्रैक्टिकल टिप, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कीपिंग जरूर करें, क्योंकि एकदम शुरू में या जब नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल जाता है कि इसकी क्या समस्या थी, इसको हमने क्या सजेशन दिया था। क्योंकि वो इंसान जब आपके पास दूसरी बार आएगा ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको लगे सर तो भूल गए, ध्यान ही नहीं दे रहे, मैडम तो ऐसे ही बस बात करते, ये लोग हेल्प का क्या ध्यान ही नहीं है इनको मेरी प्रॉब्लम, मैं तो इतना दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, और इन्होंने तो
मुझे मेरी बात को याद ही नहीं रखा। प्रैक्टिकली ये कभी-कभी थोड़ा-सा याद सच में नहीं रहता, मिक्सअप हो सकता है। तो यू कैन जस्ट हैव अ सिंपल, बहुत कुछ उसमें एलैबोरेट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिख लें, उसके जो भी मेन प्रॉब्लम्स आपको लगे वो भी लिख लें, आपने क्या सजेस्ट किया वो भी लिख लें, और कुछ एरियाज़ जो हमको लगा बाद में आफ्टर थॉट में लगता है कभी-कभी कि शायद ये इसकी मेन समस्या है, वो बोल नहीं रहा लेकिन शायद उसको अपने पिताजी से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो कुछ-कुछ एरियाज़ है, या ये ऐसा था क्या पहले, हर चीज़ हर प्रश्न हमको तुरंत सूझेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम नेक्स्ट सेशन में भी रख सकते हैं ना। काइंडली इफ यू जस्ट हैव अ ब्रीफ नोट, दैट विल हेल्प यू वर्क more effectively. I hope कि आपको थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल बातें मैंने शेयर की, कभी तो ज़रूर रही होगी। क्षमा चाहती हूँ। नमस्ते।